आज हम हीट में ड्यू पॉइंट क्या होता है, ह्यूमिडिटी क्या होती है, उसके अलग अलग एप्लीकेशंस देखने वाले हैं और साथ में ही यूनिट ऑफ हीट के बारे में भी देखने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानते हैं कि नियर बाय अर्थ में अगर देखा जाए तो 71% या फिर 71 सरफेस जो है वो वाटर से ढका हुआ है, हम बोल सकते हैं। तो जब भी समुद्र में इवापोरेशन होता है, कांस्टेंट इवापोरेशन होता है वाटर का, तो क्या होगा, वो जो इवापोरेशन होने के जो वाटर वेपर्स हैं वो एटमॉस्फेयर में दिखते हैं और उस समय वो अमाउंट ऑफ वाटर वेपर जो है एटमॉस्फेयर से, उसके हिसाब से फिर वेदर का प्रेडिक्ट किया जाता है, उसका अंदाज लगाया जाता है। ओके, तो अगर वाटर वेपर्स एयर में हैं तो उसका कन्वर्शन फिर मॉइस्ट में हो जाता है, बराबर। और वही मॉइस्चर जो एटमॉस्फेयर में होता है उसको कहा जाता है ह्यूमिडिटी। समझ रहे हो, मतलब ह्यूमिडिटी इज नथिंग बट इट इज द मॉइस्चर इन द एटमॉस्फेयर। ओके, अभी ये जो मॉइस्चर है, मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे जो एयर होती है, ओके, उसके अंदर उस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे या फिर स्पेसिफिक टेम्परेचर पे जो एयर है उसमें एक फिक्स वाटर वेपर्स होते हैं। ओके, अगर वो वाटर वेपर्स अगर एक्सीड हो गए, ज़्यादा हो गए, एक फिक्स टेम्परेचर है उसमें फिक्स वाटर वेपर है, अगर फिक्स वाटर वेपर अगर बढ़ गए तो उस वाटर वेपर्स का कन्वर्शन जो है वो वाटर ड्रॉपलेट्स में होता है। ठीक है, तो वाटर में कैसे मैंने बोला कि जो एक फिक्स वाटर वेपर है, एक फिक्स टेम्परेचर पे एक फिक्स वाटर वेपर है, तो ऐसे एयर को हम कहते हैं सैचुरेटेड एयर। और जिसमें फिक्स एक कांस्टेंट टेम्परेचर के ऊपर वाटर वेपर जो है वो एयर में लेस अमाउंट में है, लिमिट से कम है, तो उसे हम कहेंगे अनसैचुरेटेड वाटर वेपर्स। ओके, तो जैसे अगर हम बात करें कि वाटर वेपर्स टेम्परेचर अगर लो है, मतलब टेम्परेचर अगर एयर का 40 डिग्री है और उसके अंदर अगर 49 ग्राम्स वाटर वेपर है, ठीक है, वाटर वेपर पर किलोग्राम है ऑफ द एयर, तो ऐसे समय पे उस एयर को हम कहेंगे सैचुरेटेड। वेयर एज अगर टेम्परेचर जो है 20 डिग्री सेल्सियस है और उसके अंदर एयर वाटर जो है, वाटर के एयर जो है कंटेंट है पर किलोग्राम जो है वो 40.7 अगर है, तो ऐसे एयर को हम कहेंगे अनसैचुरेटेड। समझ रहे हो, तो इस तरह से सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड डिपेंड्स किसके ऊपर करेगा, कि अमाउंट ऑफ वाटर वेपर के ऊपर डिपेंड करेगा, क्योंकि टेम्परेचर तो फिक्स है। ओके, और फिर अगर मैं जैसे बोला कि एक्सेस अगर वाटर वेपर हो जाता है उसका ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट होता है, उसके बूंदे जैसे हम लोग बोलते हैं, है ना। तो इसी कंसेप्ट के ऊपर ड्यू पॉइंट टेम्परेचर डिसाइड किया जाता है। जैसे कि अनसैचुरेटेड एयर की अगर हम बात करते हैं, एक फिक्स टेम्परेचर, एक सर्टेन टेम्परेचर, उसके ऊपर अनसैचुरेटेड एयर, और उस अनसैचुरेटेड एयर में जब हम टेम्परेचर को कम कर देते हैं, डिक्रीज कर देते हैं, तो उस समय फिर क्या होगा, एयर सैचुरेटेड बन जाएगा, है ना। तो हम बोल सकते हैं कि अनसैचुरेटेड एयर को सैचुरेटेड एयर में कन्वर्ट करना, जिसके थ्रू जो फिक्स टेम्परेचर को डिक्रीज करना, उस समय जो टेम्परेचर है उसे ड्यू पॉइंट टेम्परेचर कहा जाएगा। समझ रहे हो, है ना। अनसैचुरेटेड एयर एट अ फिक्स टेम्परेचर इज कन्वर्टेड टू द सैचुरेटेड एयर बाय डिक्रीजिंग टेम्परेचर, दैट टेम्परेचर इज कॉल्ड एज ड्यू पॉइंट टेम्परेचर। ठीक है, तो ये जो ड्यू पॉइंट टेम्परेचर, अब वाटर वेपर जो है एयर के अंदर वो मेजर करना है बाय यूजिंग फिजिकल क्वांटिटी, उसे कहा जाता है एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। ओके, तो एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी को अगर हमें डिफाइन करना है इन टर्म्स ऑफ रेशियो में, तो किस तरह से बोलेंगे, वाटर वेपर का मास, ठीक है, अपॉन वॉल्यूम ऑफ दैट एयर इज कॉल्ड एज एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। तो मतलब मास ऑफ वाटर वेपर अपॉन वॉल्यूम ऑफ एयर इज इक्वल टू एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। तो मास का यूनिट होता है केजी, वॉल्यूम जो है मीटर क्यूब, इसीलिए एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी का जो यूनिट होगा वो होगा केजी पर मीटर क्यूब, बराबर है। उसके बाद हम देखेंगे कि जो भी हमें एटमॉस्फेयर में जो एयर होती है वो कई बार ह्यूमिड फील होती है, चिपचिपापन, या फिर कई बार ड्राई फील होती है। तो ये जो है ह्यूमिड या फिर ड्राई, ये केवल वाटर वेपर के ऊपर डिपेंड है क्या, नहीं, वो टेम्परेचर के ऊपर भी डिपेंड है, वो वाटर वेपर का अमाउंट जो है उसके ऊपर भी वो डिपेंड होती है। ठीक है, तो इसी से रिगार्डिंग एक रिलेटिव ह्यूमिडिटी का भी कंसेप्ट है। रिलेटिव ह्यूमिडिटी में क्या होता है कि जो एयर में जो वाटर वेपर है
उसका एक्चुअल मास, ओके, और एयर को सैचुरेटेड करने के लिए वाटर वेपर का लगने वाला मास, इन दोनों का रेशियो निकाला जाता है और उसी को ही रिलेटिव ह्यूमिडिटी कहा जाता है। समझ रहे हो? तो हम बोल सकते हैं एक्चुअल मास ऑफ वाटर वेपर कंटेन्ड इन एयर अपॉन मास ऑफ द वेपर नीडेड टू मेक द एयर सैचुरेटेड इज कॉल्ड एज रिलेटिव ह्यूमिडिटी। अब ये रिलेटिव ह्यूमिडिटी को अगर हमें परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो क्या करना पड़ेगा, जस्ट मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 100 से, बराबर। मतलब हम बोल सकते हैं परसेंटेज ऑफ रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज इक्वल टू एक्चुअल मास ऑफ द वाटर वेपर कंटेन्ड इन अ एयर अपॉन द मास ऑफ द वेपर्स नीडेड टू मेक द एयर सैचुरेटेड, ये हो जाएगा रिलेटिव ह्यूमिडिटी। अब ये रिलेटिव ह्यूमिडिटी मान लीजिए कि 100% है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी अगर 100% है तो उस समय क्या होगा, उस समय ड्यू पॉइंट जनरेट होगा, ओस की जो बूंद हम बोलते हैं ना, वैसे जनरेट हो जाएगा। अगर ये रिलेटिव ह्यूमिडिटी 60% से ज़्यादा है तो हवा जो है वो ह्यूमिड रहेगी, वेयरएज अगर वो रिलेटिव ह्यूमिडिटी 60% से कम है तो उस समय हमें ड्राइनेस फील होगा एयर में, ठीक है। आप लोगों ने कई बार देखा होगा कि आसमान में जब भी विंटर सीजन होता है तो एरोप्लेन जब चलता है तो उसके जब वो क्लियर स्काई में एरोप्लेन जब चलता है तो उसके पीछे वो धुआं छोड़ते हुए दिखता है, लाइक एज अ क्लाउड की जैसा, है ना। तो उसके पीछे भी यही ह्यूमिडिटी का ही बेसिक रोल है स्टूडेंट्स। होता यह है कि हम जानते हैं कि जब भी आसमान में एरोप्लेन जब उड़ता है तो वो काफ़ी सारे गैसेस को रिलीज करता है, वो काफ़ी सारे गैसेस के अंदर वाटर वेपर्स होते हैं, बराबर है। वो वाटर वेपर्स क्या होते हैं, कंडेंस हो जाते हैं, जिसके थ्रू क्लाउड बनते हैं, ओके। अगर आजू बाजू की जो हवा है उसकी रिलेटिव ह्यूमिडिटी अगर ज़्यादा है तो उस समय आपको वाइटिश ट्रेल दिखता है, धुआं दिखता है पीछे, लाइक एज क्लाउड के जैसे दिखता है ना, और जिसके थ्रू कंडेंसेशंस ये सब चीज़ें होती हैं। अगर रिलेटिव ह्यूमिडिटी सराउंडिंग में कम है तो उस समय फिर वो जो क्लाउड है वो फिर नष्ट हो जाते हैं। तो वो डिपेंड करेगा आपकी ह्यूमिडिटी, रिलेटिव ह्यूमिडिटी के ऊपर वो डिपेंड करेगा, ठीक है। तो ऐसे ही कोल्ड बॉटल अगर फ्रिज में हम रखते हैं तो उसके बाहर में आपको बूंदे दिखती है, या फिर हम बोल सकते हैं कि सुबह सुबह जब हम उठते हैं मॉर्निंग में तो झाड़ों के पत्तों के ऊपर आपको ड्रॉपलेट्स दिखता है। तो ये सभी जो है, ये सभी जो ऑब्जर्वेशन से हम लोग बोल सकते हैं ये सभी वाटर वेपर के प्रेजेंस होने के ही लक्षण है, या फिर एग्जाम्पल से हम लोग बोल सकते हैं कि एटमॉस्फेयर में वाटर वेपर है, ये हम इस ऑब्जर्वेशन से बोल सकते हैं, ठीक है। तो अगर एयर अगर कूल है, सुबह सुबह क्या होता है, टेम्परेचर डाउन हो जाता है क्योंकि हवा वहाँ ठंडी होती है, और उस समय वो जो एयर जो है वो सैचुरेट बन जाती है विद द वाटर वेपर, और जिसके थ्रू वो जो वाटर वेपर है, ज़्यादा वाटर वेपर जो है वो ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, ओके। तो इस तरह से हम बोल सकते हैं कि ड्यू पॉइंट का जो टेम्परेचर है वो वाटर वेपर, अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन एयर, एयर के अंदर कितना वाटर वेपर है उसके ऊपर वो डिपेंड करेगा, ओके। हीट की अगर हम बात करते हैं, यूनिट ऑफ हीट, हम जानते हैं कि हीट एनर्जी का एक फॉर्म है जो वन फॉर्म से दूसरे फॉर्म में हमेशा कन्वर्ट होते हैं रहता है, उसको हम स्टोर करके नहीं रख सकते हैं। हम ये भी जानते हैं कि अगर कोई कंटेनर को हम अगर हीट करते हैं तो उसके जो मॉलिक्यूल्स है उसको एनर्जी मिलती है, काइनेटिक एनर्जी मिलती है। तो ये सभी जो कन्वर्शन है, ये सभी जो कंक्लूजन है वो जूल्स नाम के साइंटिस्ट ने डिस्कवर किए थे, ओके। और उन्हीं ने ही हीट एनर्जी का जो कन्वर्शन वर्क में ये जो डिस्कवर किया था और जिसके थ्रू थर्मोडायनामिक्स का लॉ बनाया था, वो जो साइंटिस्ट है जूल, उन्हीं के नाम से हीट को यूनिट दिया गया, ठीक है। तो यूनिट हीट का जो है ऐसा है, मतलब स्टैंडर्ड इंटरनेशनल जो यूनिट है वो है जूल, और उसी का CGS मतलब सेंटीमीटर ग्राम सेकंड जो यूनिट है वो है कैलोरीज। अगर जूल और कैलोरीज में हम अगर रिलेशन देखते हैं तो यस 1 कैलोरीज इज इक्वल टू 4.18 जूल, इतना उनके बीच में रिलेशन है, ठीक। अगर 1 ग्राम वाटर है और 1 ग्राम वाटर में अगर टेम्परेचर हम बढ़ाते हैं 1 डिग्री सेल्सियस से, तो उस समय 1 डिग्री सेल्सियस मतलब 14.5 से लेके 15.5, तो उस समय लगने वाला हीट जो है उसको 1 कैलोरी हीट कहा जाता है। वेयरएज अगर 1 किलोग्राम इतना वाटर है और उसमें अगर हम टेम्परेचर को बढ़ा रहे हैं बाय 1 डिग्री सेल्सियस फ्रॉम 14.5 टू 15.5 डिग्री सेल्सियस, तो उस समय जो अमाउंट ऑफ हीट है उसको 1 किलो कैलोरी हीट कहा जाता है, ओके। और हम जानते हैं 1 किलो कैलोरी, किलो मतलब 1000, तो 1 किलो कैलोरीज मतलब 1000 कैलोरीज इतना होता है, ठीक
है स्टूडेंट, तो आज हम लोगों ने ड्यू पॉइंट, ह्यूमिडिटी और साथ में ही हीट के यूनिट्स देखे। थैंक यू।